आज है 27 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर अपनी मान्यता व्यवस्था के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कुल 97 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने के लिए करार किया है। इसके अलावा हाल ही में सुपर टाइफून जिसका नाम है रागासा, इसने एशियाई कंट्री ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिणी चीन में भारी तबाही मचाई है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि हमारा जो दूरसंचार विभाग है, इसने रिसेंटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ मिलकर के साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली है। कुल लंबाई 104 किलोमीटर है। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन मोरक्को में किया गया। एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सव में से एक जो अन्वेष है, इसकी शुरुआत पटना बिहार में की गई। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में लेवर कप ये अमेरिका ने होस्ट किया था, जिसमें कि टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर के ये खिताब अपने नाम किया। रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य भारत 2025 सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जाना है। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। किस देश के स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम बनाया है? तो रिसेंटली ये डेवलप किया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया का स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पहली बार AI की मदद से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे वायरस तैयार किए हैं जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ये रिसर्च है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट की टीम की। रिसर्च ये कहती है, मतलब इस रिसर्च में ये दिखाया गया है कि कैसे जनरेटिव AI मॉडल का इस्तेमाल करके ऐसे वायरस बनाए जा सकते हैं जो खास तौर पर बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, बैक्टीरिया को निशाना बनाते हैं। इस खोज से दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने की जो नई उम्मीद की किरण है, ये जागी है। अब देखिए, यहां पर बात की जा रही है दुनिया के पहले की। तो यदि आप रिलेट करेंगे अदर ऑप्शन से, फ्रांस से यदि रिलेट करेंगे तो अबॉर्शन को लीगल करने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है, ये फ्रांस ही बना है। अपने देश के नागरिकों को मुफ्त में कैंसर की वैक्सीन लगाने जा रहा है रशिया। प्लांट बेस्ड दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन ये कनाडा ने विकसित करी थी। अब देखिए, 2025 में AI से रिलेटेड जितने फैक्ट मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ाए हैं, वो एक स्लाइड में ऐड कर दिए हैं। सबसे पहली बात तो AI होता क्या है? तो इंग्लिश में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि मशीनों में इंसानों जैसे सोचने समझने की क्षमता को ही विकसित करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। कुछ करंट के फैक्ट पर यदि हम नजर डालें तो AI से बनी देश की जो पहली हिंदी सिंगर है, इसका नाम माया है। देश की पहली AI टीचर का नाम आयरिस है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च की गई थी। रिसेंटली जो मलेशिया है, इसने राइट बैंक नाम का दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च कर दिया है। सूर्य के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI विकसित किया है? तो ये नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। किस IIT ने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप जिसका नाम है टूटोज ये लॉन्च किया? तो ये IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया था, नीट JEE की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। किस राज्य ने अंकिता नाम की पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च की? तो ये असम है। लीजा नाम की न्यूज एंकर ये ओडिशा ने लॉन्च करी थी। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में। भारत का पहला AI बेस्ड डेटा पार्क छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड जो था घिबली का, घिबली इमेज आप लोगों ने बनाई होगी, तो ये AI टेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया? तो ये चाइना है। ग्रोक 3 चैटबॉट ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो ये XAI के द्वारा लॉन्च किया गया। जिम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है गूगल ने। और केरल ने दुनिया का पहला AI आधारित या AI संचालित क्रॉनिक नेत्र स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम नयनव्रतम 2.0 है। यहां से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, दुनिया का पहला जो शेफ रेस्टोरेंट है ये भी हाल ही में दुबई में ओपन किया जाना है। सवाल नंबर दूसरा है,
किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बिहार गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी पहल है जिसका पर्पस है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। जीविका स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा और लाभार्थी महिला को 10,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। बिहार में भी चुनाव का माहौल है। राजधानी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। वाल्मीकि नेशनल पार्क आप यहीं से पढ़ते हैं। मरियम फातिमा यहाँ की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी जिससे कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिलों को लाभ होगा। इसके अलावा बिहार के ही पूर्णिया में 10 करोड़ की लागत से जो सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा है इसका उद्घाटन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां एडिशन था महाराष्ट्र टॉप पर था, बिहार 15वें स्थान पर। बिहार ने ही इसे होस्ट किया था। बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत बने हैं। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा बिहार ने प्रदान करी है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन के लिए अधिवास नीति की घोषणा करी है। बिहार में नबीनगर सुपर थर्मल परियोजना के चरण 2 की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। तांबे से बनी बापू टावर पटना में। दरभंगा एम्स की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। इसके अलावा बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लाडली लक्ष्मी योजना यदि रिलेट करेंगे और इसके अलावा लाडली बहना योजना, तो ये हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम। रिसेंटली एक दिन या 2 दिन पहले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। लाडली लक्ष्मी अलग है, लाडो लक्ष्मी अलग है। असम सरकार के द्वारा निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है और इसी का 2.0 भी आ चुका है। तो देखिए बिहार के अलावा बाकी जो 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं इन राज्यों ने कुछ ऐसी स्कीम से रिलेट करी है जो महिलाओं के हित के लिए लॉन्च की गई है। सवाल तीसरा है, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये कल के दिन यानी कि 26 सितंबर को मनाया गया है और इस बार की थीम थी स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग यानी कि क्लीन एयर हेल्दी पीपल। और ये जो थीम है इस बार की ये वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और श्वसन संबंधी रोगों पर केंद्रित है। अगला इंपॉर्टेंट डे विश्व पर्यटन दिवस जो आज ही के दिन यानी कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि भारत में जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये जनवरी महीने की 25 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 1977 में 1970 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के नियम को अपनाया गया था जिसे वैश्विक पर्यटन में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। पहली बार 1980 में मनाया गया था। इस बार की थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। सितंबर महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 5 सितंबर है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, फिर है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय वंश शहीद दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड बैम्बू डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर है, 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे, 23 सितंबर राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस और विश्व फेफड़ा दिवस। सवाल 5वां है, भारत को वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट जो 2025 का रिलीज किया गया है इसमें कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इस साल के नोमैड इंडेक्स में भारत को मिला है 38वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है डिजिटल नोमैड, हिंदी में यदि हम कहें तो डिजिटल खानाबदोश भी आप इसे कह सकते हैं। नोमैड का मतलब हुआ खानाबदोश। इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसे लोग जो इंटरनेट और अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दूर से काम करते हैं, यानी कि एक जगह काम नहीं करना पड़ता, घूम घूम कर वे काम करते हैं, यानी कि वे दुनिया में कहीं से भी घूम करके काम कर सकते हैं और रह सकते हैं, जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। वे लैपटॉप, वाईफाई, स्मार्टफोन जैसे जो उपकरण है इसका उपयोग करके किसी भी इंटरनेट कनेक्शन वाली जगह से अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि कैफे, होटल और इससे मिलता जुलता जो कार्यस्थल है। तो ये जो डिजिटल नोमैड रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत को 38 प्लेस पर रखा गया है, जो कि डिजिटल नोमैड के लिए 64 देशों में से एक है। अब इसमें जो टॉप की 3 कंट्री रखी गई हैं स्पेन, नीदरलैंड और उरुग्वे है। भारत को जो 38 प्लेस पर रखा गया है इसमें भारत का स्कोर है 84.85।
यदि मैं हालिया रिलीज इंडेक्स की बात करूं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया को 38 प्लेस पर रखा गया, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में न्यूजीलैंड टॉप पर है लगातार तीसरे साल, इसमें भारत की रैंकिंग है 42। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41 है। न्यूमो की सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटक को बताया गया है, लेकिन महिलाओं के लिहाज से सबसे सुरक्षित शहर कोई और है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 77। जेंडर गैप इंडेक्स में और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में दोनों में टॉप पर आइसलैंड है, जबकि जेंडर गैप में इंडिया 131 है और पीस इंडेक्स में 115 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 है। हंगर इंडेक्स में भारत को 105 प्लेस पर रखा गया। तो बाकी की जो इंडेक्स मैंने बताई है ये 2025 की है, लास्ट वाला ये रिलीज किया गया था 2024 में। सवाल नंबर 6वां है, भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली को किस मिसाइल का, माफ कीजिएगा, भारत के द्वारा पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली के माध्यम से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा अग्नि प्राइम मिसाइल। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर, ये होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये जो प्रणाली है ये बिना किसी पूर्व शर्त के देश में, पूरे देश भर में कहीं से भी स्थानांतरित होकर के कम समय में मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम होती है। और ये परीक्षण किया किसके द्वारा गया है? डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, इन दोनों ने संयुक्त रूप से 25 सितंबर 2025 को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किया गया। इसके जरिए भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। इसका महत्व क्या हुआ? तो ये सफल परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करता है जो रेल आधारित कैनिस्ट्राइज लॉन्च क्षमताओं से लैस है। अब यहाँ पर अग्नि मिसाइल की कुछ जनरेशन की रेंज मैंने ऐड करी है। अग्नि 1 की रेंज है 700 से 800 किलोमीटर, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर से अधिक है, अग्नि 3 की है 2500 किलोमीटर से अधिक, अग्नि 4 की है 3500 किलोमीटर से अधिक, और ये एक रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर की जा सकती है। जबकि अग्नि 5 के बारे में यदि हम बात करें तो अग्नि श्रृंखला सीरीज की सबसे लंबी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप में भेदी जा सकती है। 5000 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज है और इसी का ही एडवांस वर्जन हम पढ़ते हैं अग्नि प्राइम। यहां पर एक टर्म है डीआरडीओ। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1958 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। समीर कामत इसके अध्यक्ष पहले भी थे, अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौते यानी कि भारत के जो विभिन्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए किस प्रकार के आभूषण के इंपोर्ट पर बैन लगाया है सितंबर 2025 यानी कि इसी महीने? तो डीजीएफटी ने ये बैन किया है सिल्वर के इंपोर्ट पर यानी कि चांदी के इंपोर्ट पर इसने बैन लगा दिया है। इसके अनुसार ये जो प्रतिबंध है अप्रैल से जून का महीना जो इस साल का था, 2025 की जो तिमाही थी, पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में सादे चांदी के आभूषणों के आयात में भारी वृद्धि के मद्देनजर लगाए गए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले वर्ष का ये जो तिमाही था अप्रैल से जून महीने का 2024 वाला और इस साल का इस तिमाही को यदि हम कंपेयर करें तो पिछले इस अप्रैल जून के पीरियड से ज्यादा इंपोर्ट चांदी का किया गया है इस साल की तिमाही में। भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डील है इसका दुरुपयोग कहीं से ना हो जाए इसलिए ये प्रतिबंध डीजीएफटी ने लगा दिया है। भारत सरकार ने 24 सितंबर 2025 को ही एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार जो प्लेन सिल्वर है इसके आभूषण पर अगले वर्ष यानी कि 31 मार्च 2026 तक इंपोर्ट पर इस पर बैन लगा दिया गया है। आप ये कह सकते हैं। जांच से ये पता चलता है ना कि भारत ने चांदी के आभूषणों का जो ज्यादातर आयात है यानी कि इंपोर्ट है ये किया है थाईलैंड से। 8वां सवाल है, एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण किया गया है किस राज्य में? आंसर इसका हो जाएगा साबरमती, गुजरात में। रेल मंत्रालय के अंतर्गत समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड ने
अपनी अहमदाबाद इकाई को पूरी तरीके से चालू किया है, जो भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है रेल संचालन कमांड सेंटर, ये क्या हुआ? तो देखिए, रेल संचालन कमांड सेंटर, जिसे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, ये एक इंटीग्रेटेड नियंत्रण सुविधा है जहां से पूरे साल रेल नेटवर्क या उसके किसी विशेष हिस्से के संचालन की निगरानी की जाती है और फिर उसे कंट्रोल भी किया जाता है। गुजरात की यदि बात की जाए, गांधीनगर राजधानी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज मिला है। रिसेंटली गुजरात का चौथा सौर विलेज बना है धोरडो। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बना हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल हुआ। पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री धोलेरा में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन दाहोद में किया। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य यूटी गुजरात है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर है। इस साल इंदौर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाएगी। इसके अलावा गुंडरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। जी सफल योजना की शुरुआत माधवपुर मेला और गुजरात वन विभाग ने जो 16वीं जनगणना रिलीज की थी, इसके अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या ये बढ़ रही। एशियाई शेर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेंथरा लियो पर्सिका। लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी आप लोगों को रिलेट कर लेनी है। पटना बिहार में बापू टावर और मुंबई महाराष्ट्र से यदि रिलेट करेंगे तो पहला अंडर वाटर म्यूजियम आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। ये है कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है। अब इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये 30 मई 2026 तक सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यहाँ से 3 नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रवीण तीनों जगह लिखा हुआ है, तो ध्यान दें, जो प्रवीण कुमार है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक बने हैं। प्रवीण रंजन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं, जबकि प्रवीण सूद ये सीबीआई के महानिदेशक थे ही। अब इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। अगला सवाल है, भारत ने किस अरब देश में क्यूआर कोड आधारित यूपीआई सेवा की शुरुआत अभी सितंबर 2025 में की है? आंसर इसका हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सितंबर 2025 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और कतर नेशनल बैंक के बीच साझेदारी हुई है, जिसमें कि एनआईपीएल की फुल फॉर्म बनती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इसने की कतर नेशनल बैंक, मतलब कि कतर में भारतीयों के लिए क्यूआर कोड आधारित यूपीआई सेवा की शुरुआत कर दी है। जैसे भारत में क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके पेमेंट किया जाता है, सेम उसी तरीके से आप कह सकते हैं। भारतीय लोग कतर में अब यूपीआई ऐप का यूज कर सकते हैं। कतर इस डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम की अनुमति देने वाला 8वां देश बन गया है। पहला भूटान, दूसरा फ्रांस, फिर मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और सितंबर 2025 में कतर बना है। कतर की कैपिटल हो जाएगी दोहा, करेंसी हो जाएगी कतरी रियल। 2022 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप था, ये कतर ने होस्ट किया था, जिसका विजेता अर्जेंटीना था। अब 4 साल में होता है फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट होगा 2026 में पुरुषों का, जो कि होस्ट करेगा यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। 11वां सवाल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि आईयूसीएन ने किस खाड़ी क्षेत्र में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने का जो प्रस्ताव था, इसे औपचारिक रूप से अपनाया है? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि देश का जो पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र है, ये बनने जा रहा है पाक की खाड़ी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और पाक की खाड़ी है कहां पर? जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। दोनों के बीच में पाक स्ट्रेट की लोकेशन आप सभी को मालूम है। डुगोंग है क्या? तो इसे आप समुद्री गाय भी कह सकते हैं। ये एक बड़े शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में विलुप्ति के प्रति संवेदनशील इसे माना गया है। तो इनके संरक्षण के लिए ये डुगोंग संरक्षण केंद्र इस क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। और सितंबर 2022 में 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी घोषित किया था तमिलनाडु सरकार ने। आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक वैश्विक संगठन है जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। फॉर्मेशन ईयर इसका 1948 है। मैंने कल आपसे पूछा था सीआईएसएफ के महानिदेशक, तो ये प्रवीण रंजन बने हैं। आज का सवाल है, किस देश ने अपने ISSA यानी कि ISTA-J1 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक पूर्ण भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा है?
आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे फीडबैक के साथ। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।